यस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल। इससे पहले हमने पढ़ा लैंड के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल। सॉइल क्या है? एक थिन लेयर है धरती की सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल सब्सटेंसेस से बनी हुई है, उसे हम कहते हैं सॉइल। ये धरती के साथ बड़ी ही क्लोजली लिंक्ड होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है। सॉइल कैसे बनती है? ये बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदरिंग से। जो रॉक्स टूट कर, पार्टिकल्स टूट कर जो धरती के ऊपर आ जाते हैं, उनसे क्या है, वो मिट्टी बन जाती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब उसके अंदर अगर अच्छे ऑर्गेनिक मैटर्स मिले हुए होंगे, मिनरल्स मिले होंगे, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं। ठीक है। ये नीचे है आपके, ये टेबल है द फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन के, कैसे बनती हैं ये। आप इस टेबल को कॉपी पे नोट कर लोगे। एंड सेकंड इज हेयर्स द वेदरिंग ग्लोसरी वर्ड, इसको भी आप कॉपी में नोट करोगे। ये ग्लोसरी वर्ड है, 1 मार्क का आ जाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड द कंजर्वेशन मेजर। सॉइल, अब डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड द कंजर्वेशन। अब इन दोनों का जो रीज़न है वो क्या है, उसको सॉइल को थ्रेट करने का? बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स लेट द डिग्रेडेशन। ये क्या है, ओवर ग्रेजिंग हो गई, डिग्रेडेशन होगी, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सॉइल को ख़राब कर देती हैं। अब हमने सॉइल को कंजर्व कैसे करना है, ये आप देखिए। इसमें कुछ मेथड्स ऐसे दिए गए हैं जो एग्रीकल्चर के, यानी कि कल्टीवेशन के, और हमने कैसे खेती करनी है अलग अलग एरिया में, जिस प्रकार से करनी है वो बताइए। ये सबसे पहला है मल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर्स, रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर प्लोइंग एंड शेल्टर बेल्ट। ये सारे आपको पेपर में 1 मार्क आंसर में आ सकते हैं, 2 मार्क आंसर में थे, शॉर्ट आंसर्स जो हैं ये बनते हैं। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग होता है एक प्लांट्स के बीच की जो ज़मीन होती है उसको ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ ढक दिया जाता है, जिससे सॉइल का जो मॉइस्चर है वो कवर्ड रहता है, बना रहता है। ठीक है। रॉक डैम है, जैसे रॉक डैम को हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चट्टानों के साथ एक बैरियर सा बना देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का लॉस नहीं होता। एक्सेस मात्रा में सॉइल जो है वो पानी के साथ बह के निकलती नहीं है, पानी भी कम लगता है। दिस इज़ द रॉक डैम। आगे नीचे इंटरक्रॉपिंग है, टेरेस फार्मिंग है, ये सारे जो हैं हमें सॉइल को कंजर्व करने के मेथड्स बताए गए हैं। यहाँ ऊपर टेरेस फार्मिंग में देखो क्या है, पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो हम देखे हैं छोटे छोटे स्टब्स बने हुए होते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों ने खेती की हुई होती है, कहीं पालक, सब्जियाँ, शुगर केन, अनाज, वहाँ पे उसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट नाउ द टॉपिक इज वाटर। अब वाटर क्या है? वाटर से तो हम नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि ये इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है। तो धरती का जो 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा है, वो क्या है, पानी से ढका हुआ है। इसलिए देयरफॉर द अप्रॉक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसलिए धरती को ब्लू प्लैनेट, वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। द ओशन वाटर इज हाउएवर द स्लाइन। अब नदियाँ जो हैं, रिवर्स जो हैं, या वो जाके समुद्र में मिलती हैं, लेकिन ओशन वाटर जो है वो क्या है, स्लाइन वाटर है, वो पीने के काम तो नहीं आ सकता, उसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते, ह्यूमन कंजप्शन में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्या है, फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट द 2.7%। अब फ्रेश वाटर कितना है, 2.7%, right? Nearly the 70% of this occurs in the ice sheets and glaciers in the Antarctica, Greenland, mountain regions due to their location there inaccessible.
only 1% of the fresh water is available for fit for the human use। यानी ये सारी कैलकुलेशन क्या है कि हमें ये बताती है कि हमारे पीने के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए ओनली 1% पानी जो है वो हमारी धरती के अंदर रह गया है या बचा हुआ है, राइट। और अगर हम रिवर्स की बात करें, रिवर्स का कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बहता हुआ पानी जो होता है वो पीने योग्य होता है, पी सकते हैं हम उसे। हम कहीं ऐसे रिवर में जाते हैं, जब हिल स्टेशंस में हरिद्वार चले जाएं या कहाँ चले जाएं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वाटरफॉल्स होते हैं, नदियाँ होती हैं, तो हम पानी पीने की कोशिश, लेकिन ऊपर से जो आ रही है, लेकिन जब प्लेन एरिया में वो नदियाँ आ जाती हैं तो वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि उसके अंदर हमारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ वाले या लोग, वहाँ के रहने वाली पॉपुलेशन जो है, उसके अंदर इतनी गंदगी मिक्स कर देते हैं कि वो पीने योग्य है ही नहीं। सो दैट्स वाई धरती का अंडरग्राउंड पानी जो है वो ही सिर्फ पीने के लिए है, लेकिन वो भी धीरे 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 कम होता चला जा रहा है, डाउन, उसका लेवल जो है वो डाउन चला जा रहा है। तो इसको हमें कंजर्व करना बहुत ज़्यादा अब फ्रेश वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, बर्ड्स के लिए भी यूज़ होता है, सबके लिए पानी ज़रूरी है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है तो वैसे वैसे पानी की खपत, जिसको कहते हैं ना यूजेस, वो भी बढ़ रहे हैं। तो हमें पानी को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या करने होंगे, हमें मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे पानी को कंजर्व करने के लिए। हम अपनी एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, हम स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप ट्रिकल यूज़ कर सकते हैं, और पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और नदियों का में जो एग्रीकल्चर में जो गंदा सीवेज के पाइपलाइंस जो हैं या फैक्ट्रीज जो हैं वो अपना वेस्टेज नदियों में छोड़ते हैं, उसको रोकना होगा। सो दैट्स वाई हम मिलकर सब गवर्नमेंट के साथ हम पानी को कंजर्व करके अपने लिए बचा सकते हैं, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन वो है, यहाँ पे भी एक छोटी सी स्टोरी दी गई है कि कुछ बच्चे स्कूल के एग्जीबिशन के लिए, एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन को विज़िट करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की मोना, छोटी सी, वो एक बैग को देख के बहुत एक्साइटेड होती है, अपने हाथ में लेती है और अपने टीचर से पूछती है कि मैम व्हाट इज़ दिस। सी वहाँ पे उसकी टीचर फिर उनको ये बताती है दिस इज़ अ जूट। अब वो क्वेश्चन करेगी नेचुरली मैम से कि जूट क्या होता है, जूट कहाँ से आता है। तो जूट इज़ अ गोल्डन फाइबर। जूट जो है उसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये हमें पेड़ों से ही मिलता है। आप देखेंगे कि आप घरों में रस्सियाँ होती हैं, कपड़े टांगने के लिए हम जो रोप बनाते हैं वो भी जूट से बनती है। हमारे गांव में जो हमारे बुज़ुर्ग बाहर चौपाल पे बैठते हैं, खाट जिसको बोलते हैं, चारपाई लगा के बैठते हैं, वो भी जो बनती है वो जूट होता है। तो हमें नेचुरल चीज़ें जो हैं वो कहाँ से मिलती हैं? नेचुरल वेजिटेशन ही होती है वो। इस और जैसी एक लड़की है, वो उसके हाथ में एक सिल्क का स्कार्फ आ जाता है, वो उसको देख के सी टीचर दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। तो तब टीचर उनको ये बताते हैं कि ये सिल्क जो है ये सिल्क वॉर्म्स से बनती है। ये कहाँ पे ब्रेड की जाती है, कहाँ पे पाली जाती है? मलबरी के ट्रीज़ के ऊपर। तो ये भी बड़ा प्रेशियस होता है सिल्क भी बहुत। अगर प्योर सिल्क कहे अपनी मम्मी से या अपने बुज़ुर्गों से पूछ के देखो कि प्योर सिल्क कितना महंगा मिलता है, एक प्रेशियस है वो। हमें आजकल मिलना ही बहुत मुश्किल है, हर चीज़ में मिलावट आ गई है। Natural vegetation and wildlife exist only the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, that is called the बायोस्फीयर। यानी हर लिविंग चीज़ जो है वो जिस एरिया में रह रही है, जिस एटमॉस्फेयर में रह रही है, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। अब उन चीज़ों को आपस में इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंड होते हैं ये दोनों। लाइफ सपोर्टिंग के लिए इस जो सिस्टम होता है उसको कहा जाता है
इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। प्लांट्स हमें टिम्बर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देते हैं कि जिनको हम डेली यूज़ भी करते हैं। लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? फर्नीचर है, बेड है, चेयर्स हैं, सोफ़ा है, इन दरवाजे खिड़कियाँ हैं, इन सब को बनाने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी? जंगलों से मिलेगी, पेड़ों से मिलेगी। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो हम इन चीज़ों को यूज़ करने से रह जाएंगे ना, हमें तो कभी भी नहीं मिलेंगे। और कई स्पीशीज़ ऐसे हैं एनिमल्स जो आजकल ख़त्म हो गए हैं, हम उनके सिर्फ नाम सुन सकते हैं, वो हैं ही नहीं, क्योंकि जंगल ख़त्म होने की वजह से वो चीज़ें भी, एनिमल्स भी ख़त्म हो चुके हैं, उनकी प्रजातियां ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन क्या है कि ये अलग अलग एरिया के हिसाब से बटी हुई होती है। हर एरिया, हर जो लैंड है, हर अलग अलग क्लाइमेट में नेचुरल वेजिटेशन होती है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ के एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। अब हमें अपनी नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है। उन्हें बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को बचाना ही होगा, हमें सेव करना ही होगा। That's why forests are our wealth. जो जंगल है वो हमारी पूंजी है, हमारा एक धन कहेंगे हम। प्लांट्स जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। दोनों मिल के इकोसिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है। तो दैट्स वाई दिट इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। अब क्या है, क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, धुआं जितना ज़्यादा उठेगा वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा, तो वो क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, उसकी इंटरफेरेंस की वजह से क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ हमारे लिए ख़त्म हो रहा है। तो इन चीज़ों को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जंगल नहीं रहेंगे तो फ्लड आते हैं, फ्लड आएंगे तो सॉइल इरोजन होगा। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं हमें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़त्म करने में। लेकिन अब हमें इसे कंजर्व करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने होंगे, गवर्नमेंट के साथ मिलके हमें क्या करना होगा, या गवर्नमेंट ने क्या किया, ये चीज़ें। National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेचुरल पार्क्स बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। क्या किया है, कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स, हमें ये होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। वन महोत्सव मनाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो उनमें लोगों को हम जानकारी दे सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि पेड़ लगाओ, जितने ट्रीज़ लगेंगे उतनी ऑक्सीजन प्योर होगी, उतना एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, सब लोगों को एक अच्छी फ्रेश हवा जो है हमें सांस लेने के लिए मिल सकेगी। सो दैट्स वाई द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द natural vegetation is the very necessity for us and animals and plants. So, okay.